नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह आपके अपने मैया पाठशाला स्कूल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपकी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का प्रोग्राम है उसके लिए हमारी पूरी टीम जो है वो दिन रात मेहनत करके और उसके जो मॉडल पेपर आपके समक्ष लेके आई है, आप उनको अच्छे से देखिएगा, सोल्व कीजिएगा और उसी को आधार मानते हुए आप अपना हाफ ईयरली एग्ज़ाम दीजिएगा। आपको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स जो है वो हमारे चैनल से मिलेगा, काफ़ी सपोर्ट आपको मिलेगा। और जैसे ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंप्लीट हो जानी है, आप लोगों का कोर्स तो वैसे भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक स्कूलों के अंदर लगभग कवर कर लेते हैं, तो उसके तुरंत बाद अपन ईयरली एग्ज़ाम पर फोकस करने लगेंगे। तो आज दोस्तों कक्षा 9 की एक पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा और उसका जो मॉडल पेपर है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का वो अपन सोल्व करने वाले। देखिएगा, हाँ, पहले तो इस पे जैसे कुछ निर्देश वगैरह दे रखे हैं, ये 2023-24 का, ठीक है, कि इसमें समय जो 3.25 घंटे का होता है ना, 3 घंटे और 15 मिनट का। और इनको अपने को पहले अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि इस पेपर से रिलेटेड ही ये निर्देश दे रखे हैं, है ना। तो अपने को डेढ़ उसारी नहीं करनी है, पहले इनको अच्छे से पढ़ना है कि क्या है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है ना। और वो तो अपन वैसे भी करते ही है, अपने को नहीं भी आता तो भी अपन करते हैं, लेकिन आएगा कैसे नहीं। आप हमारी टीम के साथ जुड़िएगा, आपको हर एक प्रश्न हूबहू मिलेगा जैसा कि हम लोग बताएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे, सबसे बड़ी बात, वरना अपनी आदत होती है कि अपने पेपर में ही आंसर लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सब के उत्तर एक साथ लिखने, और परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपने रोल नंबर यानी कि नामांकन लिखे, ठीक है। ये कुछ निर्देश है, चलिएगा। पहला प्रश्न जो है आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली, 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे। हमने अभी जो कुछ क्लासेस वगैरह डाली है या आगे भी आपको मिलती रहेगी, तो उसमें ये प्रश्न था। और आपकी कक्षा 9 का जो पहला ही चैप्टर है उसमें 1857 की क्रांति के समय कौन कौन से राजा थे रियासतों के, उनके सब के नाम लिख रखे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में है राम सिंह, तख्त सिंह, जसवंत सिंह और स्वरूप सिंह। तो आप कहोगे सर आपने एक तरीका बताया था याद करने का, आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था। देखो अपन पहले क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपको कहा था कि 1857 की क्रांति के समय राम सिंह नाम के 3 राजा थे राजस्थान के अंदर। 3 कौन कौन सी रियासतों के थे, तो एक तो कोटा के जो राजा थे उनका भी नाम था राम सिंह हाड़ा, एक बूंदी के राजा थे उनका भी नाम था राम सिंह हाड़ा, और एक अपने जयपुर के भी राजा कौन थे, राम सिंह हाड़ा। तो इन 3 रियासतों के राजा राम सिंह थे, सवई राम सिंह जयपुर वाला, ठीक है। और वैसे आपकी अच्छी खासी तैयारी कर रखी तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। आप कहोगे सर तख्त सिंह तो जोधपुर का था, स्वरूप सिंह जो है वो मेवाड़ का था, और जसवंत सिंह तो भरतपुर का था, तो वैसे ही इसका आंसर क्या हो जाना है, तो 1857 की क्रांति के समय कोटा के राजा कौन थे, राम सिंह थे। आपसे पूछ ले कि कोटा के पीए का नाम बताओ, पॉलिटिकल एजेंट का, तो आप कहोगे सर आपने याद करवाया था, कोर्ट में क्या लगता है, बटन। कोर्ट में क्या लगता है, बटन। तो ऐसा में याद रखना, मेजर बर्टन। कोटा के पीए कौन थे, मेजर बर्टन थे। आगे चलिएगा दूसरे क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की किस रियासत ने सबसे अंत में सहायक संधि की थी। मैंने आपको राजस्थान में मराठाओं का प्रवेश और फिर सहायक संधियां और अधीनस्थ संधियां बताई थी। तो इसमें यही पूछा गया है कि कौन सी रियासत ने सबसे लास्ट में संधि की थी, तो उसका आंसर होगा टाब्रो सिरोही। हमने पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर जो अपनी जो संधियां चली थी, है ना, दूसरे क्वेश्चन का बता रहा हूं आंसर, वो अपने 1817 से लेकर 1823 तक चली थी, ठीक है। कौन सी संधियां, तो अधीनस्थ संधियां। इन अधीनस्थ संधियों में 3 रियासतें तो 1817 में आ जाती है, बाकी 1818 में, और फिर एक बची उसने की थी 1823 में, और वो थी सिरोही। आप कहोगे सर सबसे लास्ट में क्यों की, देखो हमें हर चीज को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो जोधपुर वाला जो राजा था महाराजा तख्त सिंह, और उसके पहले महाराजा मान सिंह थे अधीनस्थ संधियों के समय। तो महाराजा मान सिंह ने अंग्रेजों को कहा था कि सिरोही जो है वो जोधपुर के अधीन है, आपने जोधपुर के साथ संधि कर ली तो मान लो सिरोही के साथ में भी कर ली, हमारी एक ही बात है बोले दोनों की। ऐसा होता है ना कभी,
कि अपन दो दोस्त होते हैं और दोनों से कोई बातचीत करनी होती है, कोई आदमी आता है यार, बोले, मेरे से हो गई तो उससे भी हो गई, एक ही बात है हमारे दोनों की। लेकिन बाद में अंग्रेजों को पता चला कि एक बात नहीं है, सिरोही भी अलग अपने आप में रियासत है। इसलिए फिर लास्ट में 11 सितंबर 1823 के दिन सिरोही ने संधि की थी। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही। आगे चलिएगा। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? हमने सारे पॉलिटिकल एजेंट अच्छे से पढ़े, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मैक मोसन। जोधपुर के पीए का नाम क्या था? मैक मोसन। हमने पढ़ा भी था कि जो मैक मोसन था वो चेलावास के युद्ध में इसका ऊंट दिशा भ्रम हो जाता है, अहुआ चला जाता है, और अहुआ के क्रांतिकारी इसके ऊंट को भी मार डालते हैं और मैकमोसन की भी हत्या कर देते हैं। मेवाड़ का, जोधपुर का पीए जो मैकमोसन था। इसमें ऑप्शन में देखो, मेजर बेटन अभी बताया था मैंने कोटा का था, मोरिसन भरतपुर का था, और ईडन जयपुर का था। ठीक है, तो तीसरे का उत्तर क्या हो गया? बी, मैकमोसन। बांकी दास, चौथा क्वेश्चन है, बांकी दास का संबंध किस रियासत से था? चौथा क्वेश्चन। तो पहले तो आप ये देखो, बांकी दास थे कौन, या क्या काम क्या था इनका? तो बांकी दास एक कवि थे। बांकी दास क्या थे? एक कवि थे। ठीक है, और कवि का काम क्या होता है? कविताएं लिखना। जोधपुर के 2 राजा हुए थे, एक तो महाराजा मानसिंह और एक महाराजा तख्त सिंह। उन दोनों के दरबारी कवि बांकी दास थे। तो आंसर तो मिल ही गया हमें। ठीक है, बांकी दास का संबंध किस रियासत से था? जोधपुर से था। जोधपुर के राजा मानसिंह और जोधपुर के राजा तख्त सिंह के ही दरबारी कवि थे। और बांकी दास इतने दिमागदार आदमी थे कि बीरबल से इनकी तुलना की जाती है, और इन्हें मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। बीरबल, बीर का मतलब होता है दिमाग, और बल का मतलब शक्ति। जिसके दिमाग में शक्ति हो वो बीरबल है, और मारवाड़ का बीरबल कौन? बांकी दास। 1857 की क्रांति के समय जहां बूंदी के एक उच्च कोटि के कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी कविताओं के माध्यम से क्रांतिकारियों को मोटिवेट किया था, उसी प्रकार मारवाड़ में भी बांकी दास ने अपनी कविताओं के माध्यम से क्रांतिकारियों को मोटिवेट किया था। और जो राजस्थान के राजा अंग्रेजों के ज्यादा ही तलवे चाट रहे थे, उनकी धज्जियां भी उड़ाई थी अपनी कविताओं में। ऐसे थे बांकी दास। बांकी दास ने तात्या टोपे की प्रशंसा करते हुए कुछ दोहे लिखे थे। जठे गयो जंग जीत्यो, बिन खटके रण खेत, तगड़ो लड़ियो तांतियो हिंद रहेत। मतलब जहां गया तात्या युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करता है। ठीक है, और ये सारी जो उसने लड़ाई लड़ी है वो किसके लिए? हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए। तो ऐसे महान कवि थे बांकी दास, जो अपने इस समय जो बीकानेर के राजा होते हैं, और उन बीकानेर के राजाओं 1857 की क्रांति के समय सरदार सिंह नामक राजा होते हैं, उनको अपनी कविताओं के माध्यम से फटकार लगाते हैं। ठीक है, 5वां, विजय सिंह पथिक का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन। आपको पता है राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जो जनक है वो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। विजय सिंह पथिक से पहले भी 1-2 आंदोलन हो गए थे, और बिजोलिया भी चला हुआ आ रहा था, लेकिन विजय सिंह पथिक ने किसानों को बताया कि अगर आंदोलन करना है, अपनी बातें मनवानी है, तो ऐसे करना चाहिए। तो विजय सिंह पथिक से बाकी नेता भी मोटिवेट हुए, और भी कि यार एक यूपी का बंदा जो राजस्थान में आकर किसानों का मसीहा बन सकता है, किसानों के लिए दिन रात एक करके और इनकी आवाज राजा महाराजा तक पहुंचा सकता है, तो साले अपन तो है ही राजस्थान के, हमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। फिर विजय सिंह पथिक से मोटिवेट होके और बाकी भी आस पड़ोस के जो राजा है वो किसान आंदोलन स्टार्ट करते हैं। इसलिए राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। तो 5वां जो है, विजय सिंह पथिक का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजोलिया। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले अपने। आगे चलिएगा, नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन, किस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई? जहां पुरुष अपना बलिदान देते रहे थे, और अभी से नहीं, मध्यकाल से ही,
जैसे ही भारत में मुसलमानों की एंट्री हुई तो उन्होंने आक्रमण किए, लूटपाट की, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को उजाड़ने का प्रयत्न किया। तो पुरुषों ने तो बलिदान दिए, अपनी गर्दनें कटवाई, लेकिन महिला शक्ति भी पीछे नहीं रही। महिलाएं भी खूब आगे बढ़ के आई। भारत के नाम पे बात करें, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पन्ना धाई जैसी महिलाएं अपने राजस्थान में हुई है। किसान आंदोलन के समय ऐसी कौन कौन सी महिलाएं थी जो एक तरीके से एक्टिव थी, और वो क्षेत्र कौन सा था, यहाँ पूछा गया है ना। किस किसान आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमि रही थी? तो इसका आंसर तो हो जाएगा सिक्कर। सिक्कर वाले बेल्ट में ऐसी खूब सारी महिलाएं थी, जैसे श्रीमती किशोरी देवी, श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती फूला देवी, उत्तमा देवी। ये 5-6 जो महिलाएं वो ऐसी थी जिन्होंने सिक्कर आंदोलन के अंदर जान भर दी थी। ठीक है, तो किस किसान आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? सिक्कर वाले में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थित था? देखो नाम से स्पष्ट है, मेरवाड़ा। मेर का मतलब है पहाड़ या पर्वत। तो ऐसी कौन सी भूमि है राजस्थान में जो पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है, और उस बटालियन का नाम उसी के नाम से? तो मेरवाड़ा जो बटालियन है वो अपने ब्यावर है ना, ब्यावर के अंदर सैनिक छावनी थी, और ब्यावर वाले बेल्ट में मेरवाड़ा बटालियन था। एक ही आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एक ही आंदोलन का जनक, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के अंदर कुछ जनजातीय आंदोलन हुए थे, आदिवासी, जिसमें गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत और जैन मुनि मनन सागर, इन्होंने आदिवासियों लोगों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध सामंत वर्ग के खिलाफ आवाज उठाई थी, और इनमें काफी सामाजिक सुधार का कार्य किया था। तो एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन जो है वो चलाया था। इसका आंसर मानगढ़ धाम वर्तमान में किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ धाम कहां स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। और भीलों का प्रमुख आस्था केंद्र है। क्यों है? क्योंकि दिनांक थी 17 नवंबर 1913, और गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित एक संगठन संप सभा, उसका दूसरा अधिवेशन चल रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर। आसपास के राजाओं को लगा कि गुरु गोविंद गिरी इन भीलों को इकट्ठा करके और एक नया भील साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तो उन्होंने 2-3 टुकड़ियां भेजी, जैसे 7वीं राजपूताना रेजिमेंट, एक अपने मेवाड़ भील कोर, एक वेलेजली राइफल। ये तीनों टुकड़ियां जाके उस मानगढ़ पहाड़ी को घेर लेती है। घेर कर गुरु गोविंद गिरी को कहते हैं कि रे क्या प्रॉब्लम है तेरे, बता तेरी समस्याएं बता। गुरु गोविंद गिरी ने कहा बाप जी भारत की प्रॉब्लम को नहीं, और मैं तो इनको सुधारना चाहता हूं भीलों को। अंग्रेजों ने कहा, राजाओं ने कहा कि हम सुधरने नहीं देंगे, क्योंकि अगर भील सुधर गए, ये पढ़ लिख गए, तो हमारे फोगट में काम कौन करेगा। इस चीज को लेकर और फिर उन तीनों टुकड़ियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें खूब सारे 1500 के आसपास भील मारे गए। मानगढ़ हत्याकांड। ठीक है, तो मानगढ़ पहाड़ी कहां पे? बांसवाड़ा पे। अभी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है, क्योंकि हाल ही में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे गए थे। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना 9 नंबर में बांसवाड़ा। आगे चलो, सज्जन कीर्ति सुधारक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? तो उदयपुर, है ना। अपने मेवाड़ के एक महाराणा थे और उनका नाम था महाराणा सज्जन सिंह। मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह ने खूब अच्छे अच्छे कार्य किए थे। जैसे उदयपुर में इन्होंने सज्जन हॉस्पिटल भी बनवाया था, सज्जन मर्दाना अस्पताल। ठीक है, और एक न्यूज़पेपर भी निकलता था सज्जन कीर्ति सुधारक, तो उदयपुर से। राजस्थान में जन आंदोलन, लोगों के आंदोलन सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुए? तो दिखती सी बात, जयपुर से। भाई जयपुर वाला जो इलाका है, सबसे पहले आंदोलन जो है लोगों के, वो वहीं से स्टार्ट हुए थे। आगे चलिएगा, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसने की? तो एक तो आपको ये पता चल गया कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। अब यहां पूछा कि किसने की है, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले और कोई नहीं, सेठ जमनालाल बजाज थे। और
सेठ जमनालाल बजाज ने तो स्थापना की, ये तो संस्थापक थे। और कपूर चंद पाटनी, जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है, इनको प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। जयपुर प्रजामंडल का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। आगे चलिएगा नेक्स्ट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 13। अब आपके 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? बहुत ही फेवरेट प्रश्न है ये, आपके 9th क्लास का भी, और आगे आप जब कंपटीशन में जाओगे वहां का भी ऐसे ही आता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नसीराबाद। नसीराबाद से हुई है ना। नसीराबाद में एक सैनिक छावनी थी, हमने पढ़ा था, पूरा अच्छे से देख लेना आप। 28 मई 1857 के दिन नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे जिनका नाम था बख्तावर सिंह, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। वीर सतसई, क्वेश्चन नंबर 14, वीर सतसई के रचयिता कौन थे? वीर सतसई जो 1857 की क्रांति के समय लिखा गया अद्भुत ग्रंथ था। वीर सतसई, वंश भास्कर, छदम मुख, सती रासो, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखने वाले और कोई नहीं, राजस्थान के जाने माने कवि सूर्यमल मिश्रण थे। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? सूर्यमल मिश्रण। 15, बारठ परिवार में सबसे छोटे क्रांतिकारी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15। देखो इधर, जो बारठ परिवार था, अपने भीलवाड़ा में एक तहसील है शाहपुरा, और शाहपुरा तहसील में एक गांव है देवखेड़ा, वहां का एक ऐसा परिवार जिस पूरे परिवार ने अब स्वतंत्रता के लिए या भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करवाने के लिए अपना पूरा परिवार बलिदान की ओर चला गया। और न केवल उनका परिवार, जबकि उनके जवाई पक्ष भी जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। और इन सब के मोटिवेटर थे केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के भाई थे जोरावर सिंह बारठ, जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, क्योंकि जीवन पर्यंत वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। और केसरी सिंह का बेटा प्रताप सिंह बारठ वो सबसे छोटा था, है ना। तो अपना क्वेश्चन यही है कि सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन था? प्रताप सिंह बारठ था। प्रताप सिंह बारठ, है ना। बरेली जेल में इनकी मौत हो गई थी, अंग्रेजों ने इन्हें इतनी यातनाएं दी थी। तो टाबरों, हमें जो स्वतंत्रता है वो ऐसे ही नहीं मिली है। भारत माता के कई वीर सपूत जो है वो मौत की बलि चढ़े हैं, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली है। इसलिए देशभक्ति और देश प्रेम अपने मन में बचपन से रहना चाहिए। बिजोलिया ठिकाने का संबंध खाली जगह रियासत से था, है ना। बिजोलिया ठिकाना का संबंध कौन सी रियासत से था? तो बिजोलिया ठिकाना कौन सी रियासत का था? मेवाड़ का। आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ रियासत के अंदर प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने थे चुंडावतों के, उसमें परमारों का ठिकाना था बिजोलिया एक, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या हो गया? मेवाड़। संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की, कब की? साल पूछ रहा है, तो साल बता देना आपको। 1883, 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार और आर्थिक सुधार हेतु इन्होंने एक संगठन बनाया था, और संगठन का नाम था संप सभा, 1883 में, ठीक है। 42वीं देवली रेजिमेंट को और कौन सी टुकड़ी के नाम से जानते थे? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका नाम होगा कोटा कैंटिनजेंट। कोटा कैंटिनजेंट, ठीक है। तो ये अपने जो खाली जगह वाले, रिक्त स्थान वाले थे, वो क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। अब अति लघुरात्रात्मक प्रश्न है, मतलब एक एक नंबर के हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में बताए हुए चलना है, ठीक है। यहां तक आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, और इसका आंसर क्या होगा तो अपन यहां देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ठीक है। देखो
पहले बात तो ये क्वेश्चन नंबर 19 कह क्या रहा है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई थी। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के अंदर एक स्वतंत्रता संगठन स्थापित किया गया था और उस स्वतंत्रता संगठन का नाम था राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, शॉर्ट में बोले तो इसको ओपन, जैसे आप लोग अगर यूं थोड़ा सा अच्छे से लिख दोगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे ना। आरएसएस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरएसएस, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ये बोल रहे हैं कि 1919 में हुई थी। ये तो आपके क्वेश्चन में बोल रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं हुई कहां थी। बता देंगे, वर्धा के अंदर हुई थी। और वर्धा कहां है, महाराष्ट्र के अंदर है। टाबरों रटना कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छे से समझते हुए चलना है कि वर्धा में क्यों हुई सर, ये बताओ। क्योंकि हम मैया पाठशाला स्कूल से जुड़े हैं यूट्यूब चैनल से, तो हमें बाकी के जैसे रट्टू तोता नहीं बनना है। हमें हर चीज को अच्छे से समझना ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो वर्धा में क्यों हुई उस समय आपको पता हो तो गांधी बाबा का नाम भारत में सबसे ऊपर चल रहा था और गांधी जी एक बहुत बड़े आंदोलन करने की योजना बना रहे थे, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के भारत में 2 आश्रम थे, वर्धा में और साबरमती में। उस टाइम गांधी बाबा वर्धा आश्रम में बैठा, तो गांधी जी का नाम उस समय खूब ऊपर राजनीति में तगड़ा था। तो राजस्थान के अंदर जो नेता थे, अपने विजय सिंह पथिक, अपने सेठ जमनालाल बजाज, हरि भाई किंकर, रामनारायण चौधरी, ये सारे मेन नेता, 70-72 नेता, वो गए गांधी जी से मिलने वर्धा। और गांधी जी को जाकर कहा कि बापू हमें भी राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता का अलग जगाना है, लोगों को जागृत करना है, तो एक संगठन स्थापित करना है, नाम बताओ क्या रखें। गांधी जी ने कहा नाम रख लो राजस्थान सेवा संघ। तो गांधी जी इस समय वर्धा में थे ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, राजस्थान सेवा संघ। और स्थापना का भी वर्धा के अंदर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। देखो एक टुकड़ी हुआ करती थी मेवाड़ के अंदर और उस टुकड़ी का नाम था मेवाड़ भील कोर। इसका मुख्यालय पूछा है मैं ओनली। तो मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय है वो कहां हुआ करता था, उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है खेरवाड़ा। कौन सी जगह, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहां है, उदयपुर के अंदर, यहां पे है। और भी जैसे आप 2-3 चीजें एक्स्ट्रा ध्यान रखो, नॉलेज तो खैर जहां से भी मिले गेन कर लेना चाहिए। तो और हमें यहां से और 2-3 चीजें क्या ध्यान रखनी है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई थी, 1841 में। कौन से राजा के काल में, तो मेवाड़ के एक महाराणा थे और उनका नाम था महाराणा सरदार सिंह। क्या नाम था, महाराणा सरदार सिंह। उन्होंने की थी, क्योंकि इस समय जो भील थे उदयपुर के आसपास के, और उदयपुर के अंदर एक पठार है अपने भोमट का पठार, तो भोमट के पठार के आसपास के जो भील थे ना, वो आंदोलन कर रहे थे और उन आंदोलनों को दबाना था मेवाड़ के राजा को। इसलिए वो अंग्रेजों के साथ मिलकर एक टुकड़ी का गठन करते हैं, और टुकड़ी कौन सी होती है, मेवाड़ भील कोर। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां था, खेरवाड़ा में। आगे चलो, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था। हमें पूछा गया है कि भरतपुर में जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया। तो भरतपुर के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे उनके जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था ठाकुर देशराज। क्या नाम था, ठाकुर देशराज। ठीक है, ठाकुर देशराज भरतपुर के एक जाट किसान नेता थे, इन्होंने किया था। या फिर एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था भोजी लंबरदार, भोजी लंबरदार। तो इन 2 जनों के नाम याद रखने है ना। ठाकुर देशराज ने सिक्कर किसान आंदोलन में भी भागदौड़ संभाली थी, तो ठाकुर देशराज और भोजी लंबरदार, इन्होंने भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 22, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि चेतावनीरा चुंगटिया अपने राजस्थानी साहित्य के अंदर
एक बहुत ही गजब का कृति है और उस कृति का नाम है चेतावनीरा चुंगटिया। ये चेतावनीरा चुंगटिया जो है वो किसकी रचना है ये पूछा गया है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, ये अपने केसरी सिंह बारट की है। चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। डूंगरपुर के रास्तापाल में स्मारक किसकी स्मृति में बना हुआ है? देखो इधर ये क्या बोल रहे हैं कि डूंगरपुर, और डूंगरपुर में एक जगह है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, और डूंगरपुर के अंदर एक जगह है उसका नाम क्या है? रास्तापाल। बोले रास्तापाल में जो स्मारक बना हुआ है वो किसकी स्मृति में बना हुआ? बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखो डूंगरपुर में एक गांव है, गांव का नाम है रास्तापाल। रास्तापाल में जो स्मारक है वो रास्तापाल स्मारक। डूंगरपुर के जो राजा थे उन्होंने अपनी रियासत में शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कितनी अच्छी बात है ना? पढ़ाई लिखाई बंद, कोरोना के जैसे लॉकडाउन लग गया, अब कोई स्कूलें नहीं खुलेगी। तो बच्चों को नहीं मजा आ जाए, बोले सबसे अपने जीवन में मोटा कोकत ये पढ़ाई तो है, लेकिन उस समय अपने को अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए स्टडी जरूरी है। तो डूंगरपुर के राजा नहीं चाहते थे कि आदिवासी लोग पढ़े, क्योंकि आदिवासी लोग अगर पढ़ लिख लिए अच्छे से तो राजा द्वारा जो योजनाएं उनके लिए लाई जाती है या और भी उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं उनका विरोध करेंगे फिर वो। इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं करने चाहिए आदिवासी टाबर, ऐसा सोचना था डूंगरपुर के राजा का। तो डूंगरपुर के राजा ने सारी स्कूलें बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी एक गांव होता है रास्तापाल, इसमें 2 टीचर स्कूल खोल देते हैं। टीचरों का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है नानाभाई खांट। क्या नाम होता है? नानाभाई खांट। और एक टीचर का नाम होता है सेंगा भाई। तो महारावल के सैनिक यानी डूंगरपुर के राजा के सैनिक आते हैं, नानाभाई खांट को गोली मारते हैं। यह घटना 19 जून 1947 की होती है। सेंगा भाई को भी जीप के पीछे बांधकर घसीट रहे होते हैं, और उसी समय एक 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई आ जाती है, और कालीबाई से ये दृश्य देखा नहीं गया। ये 2 तो शिक्षक थे, ये लड़की थी 13 साल की। आप कहोगे सर स्कूल में इतने ही बच्चे थे क्या? तो कुछ तो उदंडी बालक भी तो होते हैं। तो बोले गुरुजी के पढ़ रहे हैं जूत, पढ़ने दो बोले। और कुछ तो ऐसे भी बोले साहब कितने मारोगे? बोले 2 थप्पड़। बोले 2 मेरे नाम की भी मारना। लेकिन कालीबाई से देखा नहीं गया, और उसने उस जीप के पीछे की रस्सी काट दी जब सेंगाबाई को घसीट रहे थे। और फिर सैनिकों ने कालीबाई को भी गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन कालीबाई की मौत 21 जून के दिन होती है, यानी 2 दिन बाद के अंदर, ठीक है। तो रास्तापाल में जो स्मारक है वो नानाभाई खांट, सेंगाभाई और कालीबाई। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 24। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। 2 तो लिखने हैं, बाकी अपने को अच्छे से याद कर रखिए। आप तो बोले पूरे भी लिख सकते हो, है ना। तो कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियां थी, है ना। और मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? ट्रिक। ट्रिक क्या थी कि एनी नाम की कोई विदेशी लड़की थी। एनी ने राजस्थान के अंदर क्या देखा? ब्याव देखा, शादी देखी। तो ए से एरियनपुरा, नी से नीमच, ने से नसीराबाद, ब्या से ब्यावर, दे से देवली और खा से खेरवाड़ा। तो इसमें से 2 के आपको नाम लिखने। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलिएगा, अब आए लघुतरात्मक प्रश्न। 1857 की क्रांति में मेवाड़ के योगदान के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मेवाड़ का योगदान क्या था, यह पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 की क्रांति में मेवाड़ का योगदान। देखो कैसे लिखना आपको। जैसे एक चीज तो आप लोगों के दिमाग में क्लियर होगी, आप लोगों ने पढ़ा है कि राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था।
भारतीय क्रांतिकारियों का और सैनिकों का सहयोग नहीं किया था राजा महाराजाओं ने, वो अंग्रेजों के साथ में थे। तो मेवाड़ का इसमें क्या योगदान रहा? देखो, दो तीन चीजें मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जब मेवाड़ के अंदर क्रांति हुई तो यहां के राजा कौन थे? राजा का नाम था महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के राजा का नाम क्या था क्रांति के समय? महाराणा स्वरूप सिंह। एक मैंने आपको बता रखा है कि एक पोस्ट होती थी पीए की, पॉलिटिकल एजेंट की, और मेवाड़ के पीए कौन थे? मेजर सावर्स। कौन थे? मेजर सावर्स। ये दो चीजें तो खैर अपने को पता होनी चाहिए। लेकिन मेवाड़ जैसी देश प्रेमी, देशभक्ति जनता क्या राजा की बात सुनेगी? राजा तो अंग्रेजों का खास था, और जहां भारतीय क्रांतिकारियों ने कुछ आवाज भी उठाई थी तो उनको दबाने में भी कोशिश की थी महाराणा स्वरूप सिंह ने। लेकिन क्या वो जनता रुक सकती है जो महाराणा कुंभा के समय से स्वतंत्रता की सांस लेती हुई आई है? क्या वो स्वतंत्रता की इस जहर की घूंट में विद्रोह नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, है ना। दो ठिकाने पड़ते थे मेवाड़ रियासत में। ठिकाने मतलब रियासतें जो थी उस समय किस में बटी हुई थी? ठिकानों में। और दो ठिकाने थे, एक का नाम तो था सेलुम्बर और एक था कोठारिया। सेलुम्बर और कोठारिया। यहां के जो जागीरदार थे रावत केसरी सिंह और रावत जोध सिंह, ये इन दोनों ठिकानों के जागीरदार थे। इन्होंने फिर भी कि अपना महाराणा अंग्रेजों के साथ में तो है, लेकिन हम क्रांतिकारियों का सहयोग करेंगे, तो इन्होंने खूब क्रांतिकारियों का सपोर्ट किया था। ठीक है, तो मेवाड़ की भूमिका 1857 की क्रांति में देखा जाए तो महाराणा की तरफ से तो कुछ नहीं थी। उन्होंने तो बिल्कुल न्यूट्रल बन रखे थे। न्यूट्रल क्या, अंग्रेजों की तरफ हो रखे थे। लेकिन फिर भी मेवाड़ की प्रजा और वहां के कुछ ठिकानों के जागीरदार थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का सपोर्ट किया था। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या बोलता है? 26 बोलता है कि अमर बांठिया कौन थे? संक्षेप में लिखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि अमर बांठिया, पूरा नाम था इनका अमरचंद बांठिया। क्या नाम था? अमरचंद बांठिया। कौन थे ये? ठीक है, ये आपको बताना है ना। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे ये 1857 की क्रांति के समय। तो मैं बता देता हूं आपको कौन थे। ये थे एक बिजनेसमैन। अमरचंद बांठिया कौन थे? एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, जो रहने वाले तो बीकानेर के थे। निवासी कहां के थे? बीकानेर के। इनका होम टाउन रेजिडेंसी कौन सा था? बीकानेर था। लेकिन इनका जो व्यापार है, यानी इनका जो बिजनेस है, वो ग्वालियर में चलता था। बिजनेस कहां चलता था? ग्वालियर में। खूब पैसे वाले थे। अब पैसे वाले तो खूब होते हैं, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो इन्होंने सोचा यार कि इतने क्रांतिकारी जो भारत माता को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं, मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन बोले मैं लड़ाई तो कर नहीं सकता यूं लड़ने वाली, तो जरूरी थोड़ी है कि लड़के ही स्वतंत्रता दिलाई जाए। जो लोग लड़ रहे हैं उनका सहयोग करते हैं अपन। अपने पास ताकत क्या है? पैसा। तो इन्होंने नोटिस किया कि दो आदमी जो बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं लेकिन उनके पास में पैसे नहीं है। वो दो कौन कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। उन दोनों को आर्थिक सहायता पहुंचाई, उन दोनों को पैसे दिए कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बात का पता अंग्रेजों को चलता है और अंग्रेज फिर अमरचंद बांटिया को फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। राजस्थान से जिसको सबसे पहले फांसी के फंदे पर लटकाया गया था वो अमरचंद बांटिया था। इसलिए अमरचंद बांटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। ध्यान रखना आप, राजस्थान का मंगल पांडे है। ठीक है, और 1857 की क्रांति में इन्होंने लोगों की आर्थिक सहायता की थी, इसलिए इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। कि 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कौन है? अमरचंद बांटिया।
तो इतनी सारी चीजें लिख देना आप, अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाने। ठीक है ना। आगे चलो, अगला अपना क्वेश्चन नंबर यहां तक, कहां तक हो गया था अपना, अमरचंद भाटिया कौन थे? बाहरट परिवार शाहपुरा का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, है ना। अभी एग्जैक्ट एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हमने सोल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 में हमें यह बताना है कि जो बारठ परिवार था, बारठ कौन होते हैं? चारण होते हैं। बारठ परिवार का योगदान किसमें? स्वतंत्रता में, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पूरा परिवार स्वतंत्रता की राह पर चल पड़ा था, परिणाम उन्हें पता था कि क्या होना है, फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता में कोई भी कमी नहीं रखी, स्वतंत्रता दिलाने में। वो देखो कौन कौन थे। एक तो थे केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ। एक थे इनके भाई जोरावर सिंह बारठ। एक थे इनके भतीजे जोरावर सिंह बारठ के प्रताप सिंह बारठ, है ना। ये बारठ फैमिली में 3 जनों के नाम याद रखने, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और केसरी सिंह बारठ। एक इनके जवाई भी थे ईश्वरदान बारठ, वो भी इनको देखकर स्वतंत्रता के राह पर चल पड़े थे। लेकिन 3 जनों के नाम हमें याद रखना है। अब इनका योगदान क्या क्या था, तो पूरा योगदान ही इनका था, काफी उल्लेखनीय योगदान था। केसरी सिंह बारठ ने जो सशस्त्र क्रांति होनी थी राजस्थान के अंदर, सेंटर में बैठे सचिंद्र नाथ सिन्हाल, या हम यूं कह दें कि रास बिहारी बोस, उन्होंने राजस्थान में कोटा वाला जो इलाका है वो केसरी सिंह बारठ को सौंपा था कि आपको कोटा वाला बेल्ट पूरा कवर करना है, उसमें स्वतंत्रता या सशस्त्र क्रांति आप ही को संभालनी है। तो कोटा वाला जो बेल्ट है वो पूरा इन्होंने संभाला था। सशस्त्र क्रांति हुई थी 1915 में, ठीक है। और इसके लिए केसरी सिंह बारठ ने एक राम स्नेही संप्रदाय के संत होते हैं प्यारेलाल, उनसे पैसे भी लूटे थे, क्योंकि इन लोगों के पास कहीं ना कहीं पैसों की कमी रही थी। और बिना पैसों के न तो हम अच्छे हथियार खरीद सकते हैं और न अपनी रसद सामग्री यानी खाने पीने की चीज़ों को अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है। तो सशस्त्र क्रांति में केसरी सिंह बारठ का बहुत ही अच्छा योगदान था। फिर राजस्थान में एक न्यूज़पेपर चलता था राजस्थान केसरी, वो भी इनके नाम से चला था। जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ, इनका क्या था, भारत के एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग्स। क्या नाम था? लॉर्ड हॉर्डिंग्स। इसके ऊपर बम टेक दिया इन्होंने 1912 में, जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी नई, पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से चेंज करके दिल्ली को बनाया था। तो प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ ने बम फोड़ दिया था इनके ऊपर। और फिर जीवन भर जोरावर सिंह बारठ तो जो चंबल नदी के हाड़ौती के अंदर बिहेड़ है कोटा और बूंदी वाले में, वहां जीवन भर घूमते रहे, अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। और प्रताप सिंह बारठ को बरेली जेल में यातनाएं दे देकर मार डाला था। तो बारठ परिवार का तो योगदान उल्लेखनीय था वास्तव में देखा जाए तो। पूरा परिवार जो स्वतंत्रता की बलि चढ़ गया। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला। यहां तक आ गए हम। नीमू चना हत्याकांड पर टिप्पणी लिखो, ठीक है। नीमू चना हत्याकांड क्या था, इसके ऊपर हमें क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है, लिख देंगे। नीमू चना हत्याकांड, देखो आपको ना क्या करना है, ऐसे हेडिंग डालनी है उत्तर देते समय, फिर इस हत्याकांड की ऐसे करके और डेट लिखनी है कि 14 मई 1925, ठीक है। और फिर आपको इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। ये पहला काम।
इससे क्या होगा कि आपके मास्टर जी का जो आंखें हैं वो सीधी इस पे जाएगी कि यार देख कितनी गजब सी सजावट कर रखी है। नीमू चना हत्याकांड 14 मई 1925, पहली बात। फिर आप यहाँ इसी के नीचे एरो बना के और हल्का सा लिखोगे कि नीमू चना जो है वो अलवर जिले में है। कौन से जिले में है? अलवर जिला। और कोष्टक में लिख दोगे बानसूर तहसील। अलवर जिले की कौन सी तहसील? बानसूर तहसील। तो फिर मास्टर जी आपके दीवाने हो जाने, बोले यार इसको इतना अच्छे से पता है। अलवर जिले की कौन सी तहसील? बानसूर। अब आप एक चीज और लिखोगे कि नीमू चना हत्याकांड हुआ क्यों, इसके कारण क्या थे। तो एक तो हर जगह कारण था ही। राजस्थान में उस समय किसानों से भारी क्या वसूला जा रहा था? लगान। दूसरा, राजस्थान में कुछ कुप्रथाएं थी। लाटा और कूंता मारवाड़ी भाषा के दो शब्द है। लाटना का मतलब है डिवाइडेशन, विभाजन करना अनाज का, और कूतना का मतलब है अंदाजा लगाना। ठीक है, आगे चलो। तीसरा जो है वो है फालतू की बेगार। किसान वर्ग द्वारा फालतू की क्या ली जाती थी? बेगार। ये कारण थे इसके। और इसका स्पेशली कारण ये था कि नीमू चना में ज्यादातर राजपूत और ब्राह्मण थे, और इन दोनों जातियों को अलवर रियासत के राजा द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त थे। राजपूतों को और ब्राह्मणों को विशेष अधिकार प्राप्त क्यों थे? क्योंकि राजपूत युद्ध लड़ने जाया करते थे। कई राजपूत जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, युद्ध लड़ रहे हैं, तो उनको विशेष अधिकार देने पड़ेंगे। पंडित जी ब्राह्मण, उनको तो साथ में लेकर चलना पड़ेगा, है ना? वो तो अपनी जो हिंदू धर्म है उसकी रीढ़ की हड्डी है, तो उनसे भी टैक्स नहीं लेते थे। लेकिन अलवर वाले राजा ने ब्राह्मणों और राजपूतों से भी टैक्स वसूले। तो उसके विरोध में ऐसा कहते हैं कि नीमूचना गांव में 14 मई 1925 के दिन ये लोग इकट्ठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 चल रहा अपना। और उस समय ये गांव होता है, और गांव में किसान भी आए हुए होते हैं, पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती है ना। कारण क्या था कि राजपूत और ब्राह्मण किसानों से जो विशेष अधिकार है उन्हें लौटाया जाए, और लगान, लाटा, कूंता और बेगार, ये 4-5 कारण होते। लेकिन उसी समय एक आदमी जो अलवर राज्य के आदेश पाकर और इस गांव में आ जाता है, हाथ में होती है बंदूक, मशीनी गन, और फिर ये साउथ की फिल्मों की स्टाइल में गोलियां बरसा देता है। इसका नाम होता है कमांडर छाजू सिंह। क्या नाम होता है? कमांडर छाजू सिंह। तो कमांडर छाजू सिंह ने नीमूचना में 14 मई 1925 के दिन बिना किसी पूर्व सूचना के गोलीबारी कर दी, जिसमें 156 तो मारे गए, और मारा 39 को गिरफ्तार और करके लेके चला गया। ये नीमूचना हत्याकांड था। ठीक है, ये कमांडर जो छाजू सिंह है, इसे राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर, क्योंकि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, और इसने भी बिना कोई पूर्व सूचना के लोगों पर गोलियां बरसाई थी। उसी प्रकार कमांडर छाजू सिंह भी बिना कोई सूचना के नीमूचना गांव में लोगों पर गोलियां बरसा देता है। तो इस हत्याकांड को क्या कहते हैं? नीमूचना हत्याकांड। इतना था लिख देना आप, तो हो गया काम अपना। मार साहब खुश। आगे चलो नेक्स्ट, अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है? संप सभा, क्वेश्चन नंबर 29। संप सभा के सुधार कार्यों का वर्णन कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 29, संप सभा के सुधार कार्य क्या थे? देखो इधर, अभी हमने जस्ट पढ़ा था संप सभा।
जिसकी स्थापना 1883 में हुई। ऐसा लिखना है बॉक्स के अंदर बंद करके, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मास्टर जी या मैडम जी ने उनको खुश रखना है। संप सभा बोले 1883 में। इसके जो संस्थापक थे या इसकी स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद गिरी ने। गुरु गोविंद गिरी ने। गुरु गोविंद गिरी कौन थे, तो जाति के बंजारे थे, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती के उदयपुर की सभा के दौरान गुरु गोविंद गिरी उनसे प्रभावित होते हैं, इनका हृदय पिघल जाता है और फिर ये आदिवासी बेल्ट में आदिवासियों के सुधारने का काम करने के लिए चले आते हैं गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना कर इसके नियम बनाए थे 10। कितने नियम बनाए थे? 10। ये जो 10 नियम है ना, वही संप सभा के सुधारकारी है। इन्होंने नोटिस किया कि आदिवासी लोगों में किन किन चीजों की कमी है, या इनमें ये लोग सामाजिक तौर पर इतने क्यों पिछड़े हुए हैं, ये राजनीतिक तौर पर इतने क्यों पिछड़े हुए हैं, इनके घरों में रहने के लिए पक्के घर नहीं है, झोपड़ियों में रहते हैं, झुंगी झोपड़ियों में, तन पे ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। तो ये आर्थिक स्थिति से भी बिछड़े हुए हैं। कारण क्या है? तो पता किया कि इनमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है? कि ये शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद में आदमी को मांस खाने की इच्छा करती है, और जब इन्हें मांस नहीं मिलता है तो मांस को प्राप्त करने के लिए ये अपने सगे भाई की भी हत्या कर देते हैं। इसका मतलब भाईचारा नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूसरे लोगों को छोड़ो, अपने खुद सगे भाई को मार दे। तो शराब पीना, मांस खाना, इस प्रकार की कुरीतियां थी प्रचलित, कुछ डाकण प्रथा जैसी कुप्रथाएं। तो फिर इन्होंने 10 नियम बनाए कि पहला कि भीलों रोज नहा के आओगे, रोज स्नान करके आओगे। तो भीलों को रोज नहाना सिखाया गुरु गोविंद गिरी ने। फिर नहाने के बाद में रोज भगवान की पूजा करोगे, दारू नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, आपसी भाईचारा बनाए रखोगे, मांस के लिए अपने किसी भी भाई की हत्या नहीं करोगे। ये सारी चीजें जो डेवलप है गुरु गोविंद गिरी ने, वो कौन सी सभा के माध्यम से की थी? तो संप सभा के माध्यम से। ये अपने क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। आगे चलो, नेक्स्ट 30वां, प्रमुख भील विद्रोहों के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13। कुछ भील विद्रोह हुए थे, उनके बारे में बताना है। भील विद्रोह। अब देखो, एक तो सिंपल सी चीज है, भील विद्रोह होंगे कहां पे? तो एक प्यारी सी लाइन आप लिखोगे इसमें ना, मेरे कहने पर लिखना, जरूर लिखना। क्या लिखोगे? कि भील विद्रोह दक्षिणी राजस्थान में हुए। भील विद्रोह कहां हुए? दक्षिणी राजस्थान में, है ना। ऐसे कुछ लाइनें लिखना और मास्टर का ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं अपन। भाई भील यानी आदिवासी लोग, और आदिवासी लोग कहां रह रहे हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, वही इलाका है। तो ये चीज तो अपन लिख ही सकते हैं। दक्षिण राजस्थान में हुए थे। और दक्षिण राजस्थान में भी जो मेन जिले अपन अगर कहना चाहें कि भील विद्रोह कहां कहां हुए थे, तो एक तो अपना डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा और एक उदयपुर। अभी मैंने आपको बताया था कि उदयपुर के अंदर, उदयपुर में भोमट का पठार है। उदयपुर में कौन सा पठार है? भोमट का पठार। इस भोमट के पठार के जो भील थे, आदिवासी भील, उन्होंने मेवाड़ के एक महाराणा थे सरदार सिंह, महाराणा सरदार सिंह, महाराणा सरदार सिंह के काल में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। यही खेतीबाड़ी को लेकर, अफीम की खेतीबाड़ी को लेकर। तो एक तो यहां पे देखने को मिला था भीलों का विद्रोह महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करें
भीलों के विद्रोह की, तो यहां पर एक तो भीलों ने सिरोही वाले बेल्ट में भी विद्रोह किया था, समसभा का पहला अधिवेशन होता है वहां पे, और एक मानगढ़ पहाड़ी जब गुरु गोविंद गिरी समसभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित करवाने के लिए हजारों भीलों को लेकर मानगढ़ पहाड़ी पर चले जाते हैं 17 नवंबर 1913 के दिन। तो ये कुछ भील विद्रोह थे जो मेवाड़ वाले बेल्ट के अंदर हुए थे, है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, 31वां क्या बोलता है? 31वां क्वेश्चन, चलिए 31वां प्रश्न क्या बोलता है? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत का 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा? ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि एक आदमी थे, कहां के? आउवा के। आउवा कहां है? पाली में, ठिकाना था आउवा पाली, और यहां के एक जागीरदार थे, और जागीरदार का नाम था ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत। इनका क्या योगदान था? तो मारवाड़ में जो क्रांति का अलग जगह था उसमें पूरा ही योगदान ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत का था। कैसे? हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि अपने एक सैनिक छावनी थी एरियनपुरा, और एरियनपुरा सैनिक छावनी की एक टुकड़ी थी जिसका नाम था जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन जो 21 अगस्त 1857 को एरियनपुरा में विद्रोह करके और सीधी आहुआ चली आती है। सीधी कहां चली आती? आहुआ। और फिर इस पूरी जोधपुर लीजियन टुकड़ी को कमांड किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने। और ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत जो है वो एक सुदृढ़, एक धनी, एक मजबूत, देश प्रेमी, देशभक्ति जागीरदार थे। इनका जो रियासत है वो काफी संपन्न थी। आहुआ जो ठिकाना इनका वो काफी संपन्न ठिकाना था। और उसके बाद में जोधपुर लीजियन और ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने मिलकर और अंग्रेजों को धोया था 2 जगह। कौन कौन सी जगह धोया था? एक तो पाली में जगह प्रति बिथोड़ा का युद्ध, और एक पाली में एक जगह प्रति चेलावास का युद्ध। तो ये 2 युद्ध लड़े गए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट। 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857, ठीक है। तो ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने एक तरीके से 1857 की क्रांति में नई जान भर दी थी। अंग्रेजों को 2 युद्धों में कोई नहीं हरा पाया, लेकिन किसने हराया? ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने। तो यार इनका योगदान उल्लेखनीय था, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन क्या बोलेगा? बोल भाई, चेतावनीरा चुंगटिया के बारे में बताए। क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन। एक ग्रंथ, और ग्रंथ का नाम चेतावनीरा चुंगटिया, इसके बारे में बताना है। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। आपको वही बात, इसको बॉक्स में बंद करना है, और बॉक्स में बंद करके ऐसे एरो बना के और लिखना है लेखक। पहला काम कि चेतावनीरा चुंगटिया के लेखक कौन थे, यहां लिखना है। फिर आपको केसरी सिंह भारत, मास्टर जी दीवाने, ठीक है। कि लेखक कौन है इसके? तो केसरी सिंह भारत है। फिर आपको और इसमें बहुत अच्छी चीजें लिखनी है। वो क्या लिखनी है? कि चेतावनीरा चुंगटिया, देखो ऐसे लिखना है, एरो एक एक लाइन बना के ना, कि चेतावनीरा चुंगटिया जो है वो डिंगल भाषा, कौन सी भाषा? डिंगल भाषा के 13 सोरठे लिखे हैं। 13 सोरठे लिखे हैं। पहली लाइन, राइटर का नाम लिख दिया केसरी सिंह भारत,
फिर दूसरी लाइन में कि इसमें डिंगल भाषा, पश्चिमी राजस्थान में जो अपनी पुरानी राजस्थानी भाषा थी उसे डिंगल कहते हैं, और उसके कितने सोरठे लिखे हुए? 13। देखो अपने जो पुराना साहित्य है ना, वो या तो दोहों में लिखा हुआ है, या चौपाइयों में लिखा हुआ है, या सोरठों में लिखा हमने, तो इधर 13 सोरठ हैं। फिर केसरी सिंह बारट ने ये लिखा क्यों? तो फिर आपको लिखना है कि मेवाड़ के एक महाराणा थे, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह, कि महाराणा फतेह सिंह को अंग्रेजों द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार, अंग्रेजों द्वारा आयोजित कौन सा दरबार? दिल्ली दरबार। कौन सी साल का? 1903 का। उसमें भाग लेने दिल्ली जाना था। कहां जाना था? दिल्ली, महाराणा फतेह सिंह को। और यह दिल्ली दरबार क्यों आयोजित हो रहा था? क्योंकि उस समय अपने भारत के ब्रिटेन के एक नए राजा बने थे, और उनका नाम था एडवर्ड सप्तम। तो एडवर्ड सप्तम नए राजा बने थे, तो उसके खुशी में जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय, लॉर्ड कर्जन, उन लॉर्ड कर्जन ने 1903 में दिल्ली दरबार लगाया और सारे राजाओं को इनविटेशन भेजा कि तुम सब किसके नीचे हो? ब्रिटेन वाले राजा के नीचे। वो नए नए राजा बने, नया नया सिलेक्शन हुआ उनका, पार्टी दे रहे हैं, सबको दिल्ली आना। अब दिल्ली दरबार में जाना मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों की चापलूसी में भाग लेना, और वो मेवाड़ जैसे गौरवशाली इतिहास, मेवाड़ के अच्छे अच्छे राजा, उनको शोभा थोड़ी देगा। लेकिन फिर भी महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जब सज धज के, सूट बैट पहन के और तैयार हुए, जाने लगे, और ये बात जब केसरी सिंह बारट को पता चली, तो केसरी सिंह बारट ने सोचा कि महाराणा भाग लेने तो जा रहा है, लेकिन इसके घोचा तो करते हैं छोटा मोटा, और वो घोचा करने के लिए इन्होंने 13 सोरठे लिखे। और महाराणा फतेह सिंह उस 13 सोरठों का जो कागज था उसको लेके अपने कोर्ट की जेब में डाल लेते हैं, और उनको पकड़ा के आता है गोपाल सिंह। अब ध्यान रखना, महाराणा फतेह सिंह को वो 13 सोरठे जो है वो कौन पकड़ा के आएगा? गोपाल सिंह पकड़ा के आएगा। गोपाल सिंह कौन सा? खरवा वाला। ब्यावर के पास में एक जगह पड़ती खरवा, वहां के जागीरदार थे। और भीलवाड़ा में एक जगह है सरेरी, पहले सरेरी में रेलवे स्टेशन हुआ करता था, सरेरी रेलवे स्टेशन, यहां पे जाके पकड़ा है। और फिर महाराणा फतेह सिंह दिल्ली गए, उन सोरठों को पढ़ा तो इनका खोया हुआ स्वाभिमान वापस लौट आया, और कहीं ना कहीं इनको अंदर से वो बात निकल के आई कि यार मुझे दिल्ली दरबार में भाग नहीं लेना चाहिए। और ये फिर दिल्ली दरबार में बिना भाग लिए वापस लौट आते हैं। तो ये करामात थी, ये चमत्कार था चेतावनीराव चुंगटिया का, है ना। तो यहां आइए, चेतावनीराव चुंगटिया हो गया, मतलब अपने 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। बेंगू किसान आंदोलन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखे। 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेंगू किसान आंदोलन। तो उत्तर है ये सीधा, और वही बात आपको पहले लिखना है, बेंगू किसान आंदोलन। इसके कोष्टक में लिखना है ये कब से कब तक चला था? 1921 से लेकर 1923 तक, मुख्य तो यहीं तक चला था, ठीक है। फिर अब लिखना स्टार्ट। लिखने में क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखोगे कि बेंगू मेवाड़ रियासत का, कौन सी रियासत का? मेवाड़ रियासत का चुंडावतों का ठिकाना था। बेंगू मेवाड़ रियासत का किसका ठिकाना था? चुंडावतों का ठिकाना था। दूसरी लाइन लिखोगे कि बेंगू में धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे। धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे,
जिन पर 53 प्रकार के कर लगे थे। जिन पर कितने प्रकार के कर लगे हुए थे? 53 प्रकार। और बेंगू किसान आंदोलन का फिर आप लिखोगे कारण। तो कारण में वो 3 चीजें लिखनी है। एक तो लगान, लगान मतलब कर, एक फिर लाटा कूता, और एक आपको लिखना है बेगार। ठीक है, ये 3 चीजें। तो ये तो अपनी पृष्ठभूमि बन गई कि बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 23 तक चला। बेंगू मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, और ठिकाना किनका था? चुंडावतों का। यहाँ के जागीरदार चुंडावत जाति के थे, राजपूतों में। किसान धाकड़ जाति के थे, जिन पर 53 प्रकार के टैक्स लग रखे थे। और कारण ये हो गया। ठीक है, अब जब बेंगू किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, तो यहां के जागीरदार कौन थे? यहां के जागीरदार का नाम था अनूप सिंह। जागीरदार का नाम क्या था? अनूप सिंह। ठीक है, इस समय राजस्थान में एक ही नाम चल रहा था, वो था विजय सिंह पथिक। तो बेंगू के जो किसान थे, उन्होंने देखा कि बिजोलिया के किसानों ने विजय सिंह पथिक के कहने पर इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो बेंगू के किसान मोटिवेट होते हैं और विजय सिंह पथिक को फोन लगाते हैं कि पथिक जी, आपको बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करना है। लेकिन विजय सिंह पथिक उस समय बिजोलिया होते हैं, और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में भाग लेने के लिए मना कर देते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, फिर विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सिक्कर के राम नारायण चौधरी को भेजा। किसको भेजा? सिक्कर के राम नारायण चौधरी को। देखो, ये ऐसी सारी चीज आप डिजाइन करके लिख दोगे ना, मजा आ जाएगा आपको नंबर उठाने में, है ना। जागीरदार का नाम लिख दिया अनूप सिंह, नेतृत्वकर्ता का नाम लिख दिया राम नारायण चौधरी। ठीक है, ये अपना यहां तक काम कंप्लीट। अब राम नारायण चौधरी क्या करते हैं? किसानों को इकट्ठा करके, और वही हमारी मांगे पूरी करो। बेंगू का प्रशासन हाय हाय, बेंगू का जागीरदार अनूप सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसे नारेबाजी हुई। अनूप सिंह ने कहा क्या है, कहा साहब ये हमारी कुछ मांगे हैं, वो पूरी करो वरना आंदोलन करेंगे। अनूप सिंह ने पहले तो दादागिरी लगाई, बोले जूता देखा पैर में 11 नंबर का पहन रखा है। बोले कोई बात नहीं साहब, हमारे जूतियां हैं खालड़ी वाली। अनूप सिंह ने दमन करने की कोशिश की, लेकिन वो बैठा नहीं, दमन हुआ नहीं। दमन नहीं हुआ तो अनूप सिंह ने कहा यार कौन लड़ेगा किसानों से, है ना। किसान है तो खैर अपने ही, और अपने तो अपने होते हैं। इसलिए अनूप सिंह ने रामनारायण चौधरी के साथ एक समझौता कर लिया। क्या कर लिया? समझौता। ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के अंग्रेज खिलाफ थे, क्योंकि जागीरदार ने किसानों के साथ समझौता किया। नुकसान किसको? अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों को तो क्या लेना है, यहां से टैक्स वसूलना है। अगर जागीरदार समझौता कर लेगा तो उनके टैक्स में कमी आ जाएगी। और अंग्रेज तो भारत क्यों आए थे? व्यापार करने, बिजनेस करने। और बिजनेसमैन कभी भी घाटा नहीं खाता है, नुकसान नहीं उठाता है। इसलिए अंग्रेजों ने इस समझौते को नाम दिया वोलसेविक समझौता। कौन सा समझौता? वोलसेविक समझौता। आप कहोगे सर ये कौन सा है? ये रूसी क्रांति के समय हुआ था। कौन सी क्रांति के समय? रूसी क्रांति के समय वोलसेविक समझौता हुआ था। ठीक है, और बाद में अंग्रेज अनूप सिंह से इतने नाराज हुए कि इनको उदयपुर में ले जाके नजरबंद कर दिया। उदयपुर में ले जाकर क्या कर दिया? नजरबंद। ये सारी चीजें ना आपको थ्योरेटिकल लिखनी है, मैं आपको यूं समझा रहा हूं। उदयपुर में ले जाके अनूप सिंह को क्या कर दिया? नजरबंद। अब जागीरदार बेचारा क्या करे? समझौता नहीं करे तो किसान नाराज, और समझौता कर ले तो अंग्रेज नाराज। अब आप कहोगे सर जागीरदार तो जेल में, फिर बेंगू का प्रशासक या यहां का प्रशासन किसने संभाला? तो बेंगू का फिर प्रशासक बन के आता है लाला अमृतलाल। कौन आता है? लाला अमृतलाल। बड़ा भयंकर डेंजर आदमी था ये, लेकिन ऐसा कहते हैं लाला अमृतलाल की भी किसी ने नहीं सुनी, और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में लोग आंदोलन करते रहे। जब आंदोलन बढ़ा,
तो बात पहुंची अपने मेवाड़ के महाराणा तक। उस समय थे महाराणा फतेह सिंह। महाराणा ने बेंगू के किसानों की जांच के लिए भेजा एक आदमी को। उसका नाम था मिस्टर ट्रेंच। मिस्टर ट्रेंच आया 13 जून 1923 को। कहां पे आया? बेंगू आया। और बेंगू आके और बेंगू के किसानों को कहा कि मेरे से मिलो, तुम्हारी समस्याएं बताओ, क्या क्या समस्या है। तो किसानों ने सोचा, अच्छा दूध की रक्षा करने के लिए बिल्ली खुद आई है, वो छोड़ेगी दूध को? कहा कि हमारी समस्या सुनने के लिए अंग्रेज लोग तुम आओ और हम हमारी समस्याएं सही भी सुना देंगे, लेकिन सालो तुम कभी भी जो रियल समस्या है ना उनको तो लिख कर ही नहीं जाओगे। उस पेज को फाड़ गया तो रास्ते में फेंक जाएगा। हमें तेरे से बात ही नहीं करनी है, हम तो ऐसे आंदोलन करेंगे। तो मिस्टर ट्रेन जितना बड़ा अधिकारी था, मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी था, इसकी बात भी किसानों ने नहीं सुनी। तो मिस्टर ट्रेंच के यूं बास्तियां लग गई, जल गई इसके, मिर्चियां लग गई इसके। और मिस्टर ट्रेंच पहले से रीस खा रखा था बेंगू के किसानों से। और इसके ठीक 1 महीना बाद, है ना, 1 महीना यानी कि 13 जुलाई 1923 और 13 जुलाई 1923 को किसान बेंगू में गांव पड़ता गोविंदपुरा, वहां एक गिट्टे हुए। और फिर यहां पे एक हत्याकांड हो गया, जिसे क्या कहेंगे अपन, गोविंदपुरा हत्याकांड। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को। और इसमें ये मिस्टर ट्रेन जो है ना, ये गोलियां चला देता है। और इस वजह से यहां पे 2 किसान मारे गए। कौन कौन? एक तो रूपा जी धाकड़। कौन से पाजी? रूपा जी धाकड़। और एक थे करपा जी धाकड़। ये 2 किसान मारे गए इस फायरिंग में। फायरिंग किसने की? मिस्टर ट्रेंच ने। अब किसान मर गए 2। रामनारायण चौधरी जो इस गांव में किसानों को संबोधन कर रहे थे, वो भी यहां से चले गए। और बेंगू के किसानों में एक तरीके से हताशा माहौल हो गया कि हमारा नेतृत्वकर्ता हमें छोड़ के चला गया, 2 किसान रूपाजी कृपाजी मारे गए। तो बेंगू के किसान फिर थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। और इस चीज को देखकर मेवाड़ का महाराणा अर्थात अंग्रेज अधिकारी भी और जो होते हैं वो मिलके और किसानों को कुछ छूट दे देते हैं। किसान इस चीज को लेकर नाराज थे कि हमारे 2 भाई मरे कैसे इस आंदोलन में, इसकी जांच कराओ। तो उसकी जांच भी करवाने के लिए खूब प्रयत्न किए गए, लेकिन होना जाना कुछ नहीं था, क्योंकि सरकार जो चाहती थी वो उस समय कर सकती थी। इस प्रकार दोस्तों ये जो है अपना बेंगू किसान आंदोलन हुआ। ठीक है, हाँ जी, हम याद है बेंगू किसान आंदोलन। 34 भीलों के सामाजिक उत्थान में गोविंद गिरी क्या क्या भूमिका थी, ये मैंने आपको देखना पिछले ना क्वेश्चन में एक में पूरा बता रखा है, वापस बता देता हूं। गुरु गोविंद गिरी जाति के बंजारे थे और महर्षि दयानंद सरस्वती के उदयपुर में उपदेश सुनकर प्रभावित हुए। इनका हृदय परिवर्तन हुआ। डूंगरपुर के बांसिया या बड़ेसा गांव के रहने वाले थे। और फिर डूंगरपुर आके इन्होंने संप सभा की स्थापना की 1883 में आश्विन पूर्णिमा के दिन, जिसका अर्थ था आपसी भाईचारा, एकता और प्रेम भाव। संप सभा के 10 नियम थे और उन सारी चीजों से इन्होंने भीलों में सुधार कार्य किए, भीलों को एकजुट किया, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार किए, उनको जानवर से मिनख बनाया गुरु गोविंद गिरी ने। सम सभा के 2 अधिवेशन हुए, पहला सिरोही में, दूसरा मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन नंबर 34 में लिख देनी है। आगे चलो 35। जयपुर जन आंदोलन में हीरालाल शास्त्री की भूमिका क्या थी, बताएं। 35 बिल्कुल बताएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 35, बंदे का नाम हीरालाल शास्त्री और एरिया जयपुर। ठीक है,
कि जयपुर में जो जन आंदोलन हुए थे उसमें हीरालाल शास्त्री की क्या भूमिका थी। देखो, आप लोगों ने इनके बारे में अगर कहीं पढ़ा भी है तो आपने सुना होगा नाम, कि राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। तो जयपुर में जो जन आंदोलन हुए थे उनमें इनकी भूमिका क्या थी, समझिएगा आप इस चीज को। हीरालाल शास्त्री ने सबसे पहले एक संगठन बनाया था और उसका नाम था जयपुर हितकारिणी सभा। संगठन का नाम क्या था? जयपुर हितकारिणी सभा। अब देखो, संगठन का नाम ही क्या है कि जयपुर की प्रजा में हितों में काम करने वाली, यानी जयपुर की प्रजा के जो हित है उनमें काम करने वाला यह संगठन है जयपुर हितकारिणी सभा। और भी बाल कृष्ण शास्त्री इस संगठन के अध्यक्ष थे। तो पहला तो जन आंदोलन में इन्होंने ये काम किया। दूसरा, हीरालाल शास्त्री की बेटी थी शांताबाई। हीरालाल शास्त्री की बेटी का नाम क्या था? शांताबाई। और इन्होंने, यानी कि शांताबाई ने निवाई कहाँ है? टोंक में। तो निवाई जो टोंक है, निवाई टोंक वाला जो इलाका है, यहाँ पे एक संगठन बनाया था, ठीक है। और उस संगठन का जो नाम है इन्होंने रखा था जीवन कुटीर। संगठन का नाम क्या रखा था? जीवन कुटीर। ध्यान रखना आप, 1927 की बात है ये, कि 1927 में शांताबाई यानी जो हीरालाल शास्त्री की बेटी थी, उन्होंने निवाई टोंक में एक संगठन बनाया था जीवन कुटीर। इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को शिक्षित करना। अभी तो खैर जो जितने भी एग्जाम होती, बड़ी बड़ी एग्जाम भी, यूपीएससी आरपीएससी की भी, उनमें भी महिलाएं टॉप कर रही है। लेकिन उस जमाने में, आज के 100 साल पीछे जाके देखो, तो उस समय महिलाओं को घर से बाहर नहीं भेजा जाता था इतना। स्कूलें दूर हुआ करती थी, इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए महिलाओं को अक्सर शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था। और जब तक आप महिलाओं को शिक्षित नहीं करोगे तो समाज में खूब सारी कुप्रथाएं हैं, उनका वो विरोध भी नहीं कर पाएगी। जब महिलाएं शिक्षित होगी तो उसका विरोध कर सकती है। तो शांताबाई ने देखा, यार जितने भी कुप्रथाएं वो सारी महिलाओं पर ही क्यों हो रही, पुरुषों पर क्यों नहीं? क्योंकि ये शिक्षित नहीं है, और अगर इनको शिक्षित कर दे तो फिर ये भी आवाज उठा सकती है, विरोध कर सकती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। तो शांताबाई ने जीवन कुटीर की स्थापना कर दी निवाई टोंक में। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कोई आदमी अच्छा काम करना चाहता है तो कभी कभार ऊपर वाला भी उसका सहयोग नहीं करता। शांताबाई का आकस्मिक निधन हो जाता है, डेथ हो गई इनकी। सपना था बेटी का महिलाओं को शिक्षित करना, पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? हीरालाल शास्त्री तो पूरे करेंगे। अक्सर पापा के सपने बेटे बेटियां पूरा करती है, लेकिन यहां बेटी का सपना पापा पूरा करेंगे। वो क्या करेंगे? जीवन कुटीर का नाम करेंगे चेंज, और इसका नाम चेंज करके करेंगे वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ 1935 में चेंज कर दिया था इसका नाम। और फिर इस वनस्थली विद्यापीठ का उद्देश्य बना महिलाओं को, किनको? महिलाओं को पंचमुखी शिक्षा देना। महिलाओं को पंचमुखी शिक्षा देना, ये इसका उद्देश्य बना। तो एक तो जयपुर में जो जन आंदोलन हुए, महिला सशक्तिकरण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। तीसरी चीज हीरालाल शास्त्री जी के बारे में, कि जयपुर में जो आंदोलन हुए और उस समय एक प्रजामंडल गठित हुआ था 1931 में, जयपुर प्रजामंडल। इस जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे थे कौन? हीरालाल शास्त्री। फिर एक चीज और ध्यान रखनी है कि शेखावाटी में किसानों के लिए काम करने वाला एक संगठन था, एक सभा थी, और उस सभा का नाम था शेखावाटी किसान सभा। इस शेखावाटी किसान सभा को जयपुर प्रजामंडल में शामिल करने के लिए प्रयास किया था हीरालाल शास्त्री ने, और वो सफल प्रयास था।
बाद में हमने देखा कि हीरालाल शास्त्री जो जयपुर से बिलोंग करते थे, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो हीरालाल शास्त्री की जयपुर वाले बेल्ट में खूब अहम भूमिकाएं रही थी। आगे चलो नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की महिला क्रांतिकारियों की भूमिकाओं पर टिप्पणी कीजिए। देखो ये वाला मैंने आपको बता दिया उधर, कौन से में, जहां हमने लिखा था कि सीकर किसान आंदोलन, या ऐसा क्वेश्चन था कि कौन से आंदोलन में महिलाओं की भूमिका रही थी। ठीक है, तो सिक्कर में कौन कौन, श्रीमती किशोरी देवी एक जगह पड़ती है कटराथल में उन्होंने 10,000 महिलाओं को इकट्ठे किया था। श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमा देवी, और एक ठाकुर देशराज जो भरतपुर के जाट किसान नेता थे, उनकी पत्नी थी उत्तमा देवी। एक सिक्कर में थी अंजना देवी चौधरी। ठीक है, एक अपने नीमूचना में थी सीता देवी, एक बिजोलिया में थी। ऐसे खूब सारी 5-6 महिलाएं थी जिन्होंने क्रांतिकारी के रूप में भूमिका ली थी और अपना योगदान निभाया था। 37 नंबर, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा। 37 क्वेश्चन 37वां, देखो इसमें भी आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके कोष्टक में लिखना है 1897 से लेकर 1941। ठीक है, ये अपनी मेन हेडिंग हो गई। फिर अब लिखना स्टार्ट, क्या लिखेंगे, पहली लाइन, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जहां पर धाकड़ जाति के जाट किसान निवास करते थे और उनके ऊपर 84 प्रकार के कर लग रखे थे। कारण क्या था, तो लगान, लाटा, कूता और बेगार। ठीक, फिर हम कहेंगे कि बिजोलिया ठिकाना की स्थापना अशोक परमार ने की थी। अशोक परमार को यह ठिकाना महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में उनकी वीरता और बहादुरी से प्रभावित होकर भेंट में दिया था। बिजोलिया का पुराना नाम विजय वल्ली मिलता है। ठीक, बेसिक हो गया। फिर आपको लिखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं? 3। देखो चरण का मतलब क्या है, कौन कौन से आदमियों की एंट्री हुई उसके अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। तो पहला चरण जो है वो 1897 से लेकर 1914 या 1916 तक माना जाता है। दूसरा 1916 से लेकर 1927 तक माना जाता है, विजय सिंह पथिक वाला इलाका पूरा। और फिर 1927 से लेकर 1941, इसमें हमें आदमियों के नाम मेंशन करने। 1897 से 1916 पहला जो चरण था उसमें ठाकरी पटेल, एक आदमी का नाम ठाकरी पटेल। दूसरा नानजी। तीसरा साधु सीताराम दास। चौथा ब्रह्मदेव। पांचवा फतेह करण चारण। और छठा था प्रेमचंद भील। ये 5 जने पहले चरण में। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक, ठीक है, अकेला आदमी। तीसरे चरण में सेठ जमुना लाल बजाज, एक अजमेर वाले हरि भाऊ उपाध्याय, ठीक है, एक उदयपुर वाले माणिक्य लाल वर्मा, और एक सीकर वाले
राम नारायण चौधरी। ये आदमियों के नाम मेंशन करके फिर लिखना स्टार्ट करना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे और बिजोलिया के किसान गंगाराम धाकड़ के पिता के मौसर पर इकट्ठे हुए। वहां उन्होंने निर्णय लिया कि हम हमारी समस्याओं को महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचाएंगे किन किन के माध्यम से? बोले तुम 2 जने जाओगे रे चिट्ठी लेकर, ठाकरी पटेल और नानजी, और महाराणा को देके आओगे। ये दोनों गए, महाराणा के पास पहुंचाई, महाराणा ने समस्याएं पढ़ी तो एक आदमी को बिजोलिया भेजा, हामिद हुसैन को, कि जा वहां के जो किसान हैं उन्होंने जो शिकायत पत्र दिया है वो मांगे सही है या गलत है, चेक करके। हामिद हुसैन आता है, यहाँ चेक करता है और उसे सारी किसानों की शिकायतें सही लगती है। हामिद हुसैन मेवाड़ के महाराणा को सौंप देता है रिपोर्ट, बोले बिल्कुल सही है। और उस समय बिजोलिया के जागीरदार होते हैं कृष्ण सिंह या किशन सिंह। उन्होंने देखा कि किसानों ने मेरी शिकायत कर दी और अब मेरा जागीरदार का पद कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन महाराणा की तरफ से जब कोई कार्यवाही नहीं होती है तो किशन सिंह जागीरदार का हौसला और बढ़ जाता है और वो 1903 में बिजोलिया के किसानों पर एक कर और लगा देता है, चंवरी कर। यानी किसी भी किसान ने अपनी बेटी का विवाह किया, विवाह के लिए चंवरी लगेगी तो उसके फलस्वरूप 5 रुपए टैक्स देना पड़ेगा बिजोलिया ठिकाने को। किसानों ने इसका विरोध किया, बिजोलिया छोड़ छोड़ के जाने लगे तो टैक्स को थोड़ा बहुत कम कर दिया। फिर किशन सिंह मरा, नया जागीरदार बना पृथ्वी सिंह। जो नया जागीरदार बनता था उसे मेवाड़ के महाराणा को एक कर देना होता था, तलवार बंधाई कर। लेकिन पृथ्वी सिंह ने उस कर की लाग जनता पर लगा दी, जनता ने उसका विरोध किया। उसका विरोध किया साधु सीताराम दास ने। इन दोनों को, साधु सीताराम दास को दकोदेर बाराकाट बिजोलिया से भगा दिया, इसको भी, ठीक है। फिर नया जागीरदार बनेगा पृथ्वी सिंह और उसके समय फिर इन दोनों ने विरोध किया तो इन दोनों को बाहर निकाल दिया। पृथ्वी सिंह छोटा था इसलिए बिजोलिया का प्रशासन संभालने के लिए 2 जनों को बिजोलिया भेजा, डूंगर सिंह भाटी, अमर सिंह राणावत। उस समय फिर एंट्री हुई विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक जो उस समय हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े हुए थे और विद्या प्रचारणी सभा को अच्छे से संभाल रखा था विजय सिंह पथिक ने। उसका सम्मेलन होता है चित्तौड़ में और बिजोलिया से निकला हुआ एक किसान साधु सीताराम दास ये उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए चित्तौड़ जाता है। विजय सिंह पथिक से प्रभावित होते हैं और पथिक जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि पथिक जी आप हमारी सहायता कीजिए, किसान बहुत परेशान है। पथिक बिजोलिया आते हैं, बिजोलिया आके और उपरमाल पंच बोर्ड बनाते हैं, युवाओं के लिए उपरमाल सेवा समिति बनाते हैं, खूब सारे अखबार, प्रताप, अभ्युदय, भारत मित्र, है ना, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, ऐसे अखबारों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छापते हैं तो आंदोलन हाईलाइट हो जाता है। फिर महाराणा द्वारा किसानों की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भेजा जाता है। वो आयोग भी रिपोर्ट महाराणा के पक्ष में बनाता है, किसानों के पक्ष में बनाता है, लेकिन महाराणा की तरफ से फिर कोई कार्यवाही नहीं होती है और विजय सिंह पथिक कुछ समय बाद इस आंदोलन से हट जाते हैं। ये लोग आते हैं, इनके समय भी आंदोलन उग्र सीमा पर रहा, चरम सीमा पर रहा, किसानों की बातें नहीं मानी गई। एजीजी हॉलैंड तक बिजोलिया चल के आए थे, क्वींसलेट नामक अधिकारी के साथ में आए थे और लास्ट में माणिक्यलाल वर्मा के साथ मेवाड़ का राजस्व अधिकारी मोहनलाल गुप्ता आता है और एग्रीमेंट कर लेता है। 1941 में किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो 37 जो था बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके बारे में अपन ऐसे बता सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट। 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे, वर्णन कीजिए। मैंने आपको पीछे बता दिया था, मैं आपके पॉइंट लिख देता हूं। क्रांति असफल क्यों हुई? पहला, राजाओं ने अंग्रेजों को सहयोग दिया। राजाओं ने किसको सहयोग दिया? अंग्रेजों को सहयोग दिया। देखो आप क्या लिखोगे,
1857 की क्रांति के असफल होने के निम्न कारण थे। पहला ये लिखना है कि राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया, क्रांतिकारियों का नहीं किया। फिर इसमें लिख देना जयपुर का राजा सवाई राम सिंह था, जिसने क्रांति के समय संदेश के आदान प्रदान का काम किया था। उसके बाद में अंग्रेज उससे इतने प्रभावित हुए थे कि अंग्रेजों ने उसे कोटपुतली की जागीरी और सितार ए हिंद की उपाधियां दी थी। बीकानेर के राजा जो सरदार सिंह थे, वो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए हरियाणा तक गए थे, 5000 सैनिकों को भेजा था। और राजस्थान के सभी राजा अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, पहला कारण। दूसरा, कुशल नेतृत्व की कमी, यानी कि पंच जो है वो एक नहीं था, 17 पंच बन गए थे। और जिस जगह पर 17 पंच बन जाते हैं वो काम कभी सफल नहीं होता है। अगर नेतृत्व कुशल तब होता जब एक जना एक डेट निर्धारित करके और आंदोलन करते, क्रांति करते, तो अंग्रेजों को भगा देते। पर हमने नासिराबाद में एक दिन, भरतपुर में एक दिन, नीमच में एक दिन, फिर एरियनपुरा में एक दिन, तात्या टोपे कभी आ रहा है, तो अंग्रेजों ने उसे दबा लिया। इसको ऐसे समझो आप कि एक स्कूल में आप 500 बच्चे हो, मास्टर है 15, तो बहुसंख्यक कौन हुए? बच्चे हुए। 500 बच्चे एक साथ विद्रोह कर दे तो 15 मास्टर संभाल सकते हैं ना? एक एक बच्चा विद्रोह करेगा या 5 बच्चे भी करेंगे तो 15 जने तो संभाल ही लेंगे ना। बस यही कारण रहा, कुशल नेतृत्व की कमी रही। तीसरा, हथियारों की कमी, कि अपने यहां पे लोगों के पास में हथियारों की भी क्या थी? कमी थी। चौथा, रसद सामग्री की कमी, यानी कि खाने पीने की जो चीजें हैं ना, वो भी क्रांतिकारियों के पास थी नहीं। तो ये कुछ कारण हैं जिनको मेंशन करके और इनके ऊपर अपन बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो क्रांति असफल हुई, इसके ये कुछ कारण थे। आगे देखो, बीकानेर जन आंदोलन के बारे में वर्णन कीजिए या फिर जोधपुर जन आंदोलन के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जोधपुर के अंदर जो आंदोलन हुए थे, लोगों ने किए थे, है ना, खूब सारे। जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुआ था। जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं का निष्कासन आंदोलन चलाया गया था 1924-25 में। मादा पशु मतलब भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनको अंग्रेजी सरकार जो है वो जोधपुर राजा के साथ मिलके और इनको बाहर भेज रहे थे कटने के लिए। भाई होता क्या है कि जब कोई गाय है लंबे समय से दूध नहीं दे रही है, तो फिर अपन क्या करते हैं कि यार चारा खाएगी, इससे अच्छा इसको बेच दो। बेचते और अंग्रेज उसको बाहर ले जाते। अंग्रेजों को तो आपको पता 8 से 60 चलता था, उनका वो मांस एक्सपोर्ट कर देते। ये जब जोधपुर के नेताओं को इन चीज़ों का पता चला तो कह रहे मारवाड़ में जीवन व्यापन का मुख्य आधार तो जानवर है। भाई हमारा जो जीवन व्यापन है उसका मुख्य आधार ही जानवर है। अगर हम इस प्रकार मादा पशुओं को बेचते रहेंगे तो फिर कुछ दिनों बाद भूखा मरेंगे। यहाँ पे क्या बात दूध नहीं दे रहा, तो रखो उसको, थोड़े दिन बाद में दूध देगा, लेकिन बेचना नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए। इस चीज को लेकर जयनारायण व्यास ने आंदोलन किए। फिर महाराजा उमेद सिंह ने अंग्रेजों के कहने पर ब्रिटिश तौल पद्धति लागू कर दी जोधपुर के अंदर, तो उसका भी जो है वो विरोध किया गया था अपने बीकानेर के जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर एक संगठन बना था, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, और उनके माध्यम से खूब आंदोलन हुए। जो मुख्य था जयनारायण व्यास, ठीक है, इसके अलावा अपने 2 शराब बंधु थे, है ना, ऐसा करके, और 5-7 जने थे, छगनलाल चौपासनी वाला था। इन लोगों ने जोधपुर में विशाल जन आंदोलन किए। तो दोस्तों ये आपका इस प्रकार का जो चैप्टर था, 39 क्वेश्चन थे, हमने एक क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।